आपको कुछ देर वेट करना पड़ा। आज ये हरियाणा चुनाव पे बहुत ही महत्वपूर्ण पीसी है। आपके रूबरू श्री पवन खेड़ा जी, कोई मैं समझता हूं बताने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। एआईसीसी के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के ये चेयरमैन है, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं और बड़ी महत्वपूर्ण एआईसीसी के 5 दस्तियों में ये अपनी पहचान रखते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ पवन जी से कहूंगा कि ये शुरू करें प्लीज। थैंक यू। धन्यवाद। माफी चाहते हैं, थोड़ा लेट हुए। मुझे कहा कि आप लोग लेट हो रहे हैं, मुझे मालूम है ये गलत बोल रहे थे। आप लोग सही समय पे आए थे, हम ही लोग लेट हो रहे थे, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। चुनाव में अक्सर हो ही जाता है। मैं यहाँ आया उससे पहले कल कुछ सोच रहा था कि सिरसा जा रहा हूँ, एक ऐसी जमीन पर जा रहा हूँ जिस जमीन ने, जब अनाज की कमी हुआ करती थी देश में, इस जमीन ने बीड़ा उठाया था कि पूरे भारत में अनाज की कमी खत्म कर देंगे और खत्म करके दिखाया। ये ऐसी पावन जमीन है। तो यहाँ एक तरह से मैं इसको तीर्थ यात्रा मानता हूं, मैं जहां आया हूं। उसके बाद जब किसान आंदोलन हो रहा था तो मनसा सिरसा से लेकर सोनीपत बागपत तक के किसानों ने ही बीड़ा उठाया था कि किसानी को बचाना है इस देश में। बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास खेती एक तरह से गिरवी रखने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसको रोकने का जो काम यहाँ के मजबूत किसानों ने किया, उसके लिए भी उनको सलाम करने मैं यहाँ आया हूं। लेकिन जब मैं सोच रहा था तभी किसी ने मुझे, हमारे यहीं के किसी साथी ने एक सांसद का वीडियो भेजा, भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल की सांसद, जो कहती हैं कि जिनको हम और आप काला कानून कहते हैं, कि वो काला कानून वापस लाएंगे। अब मैं हैरान हुआ, मैंने फिर से उसको रिवाइंड करके 4-5 बार सुना कि मैंने गलत सुन लिया हो कहीं, लेकिन वो तो वही बोल रही थी। आज सुबह, आज अभी 1-1.5 घंटे पहले एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का, उसने फिर समर्थन कर दिया इसी बयान का। तो पार्टी के भीतर कोई चर्चा चल रही हो सकता है सांसद ने गलती से उस चर्चा को सार्वजनिक कर दिया। चर्चा तो चल रही होगी, अपने दिमाग में तो उनके नहीं आया होगा कि ये काले कानून वापस लाने। चर्चा पार्टी के किस मंच पर, प्रधानमंत्री के कार्यालय में चली, कृषि मंत्रालय में चली, कहीं ना कहीं तो ये चर्चा चली है। लेकिन उसको सार्वजनिक हो जाना, उसका मुझे लगता है भगवान चाहता है कि इस तरह का षड्यंत्र कामयाब न हो, इसलिए भगवान ने उस सांसद को सद्बुद्धि दी कि उन्होंने ये चर्चा आप सबके सामने कर दी। ये भगवान करवाता। बड़ी धार्मिक नगरी में हैं हम, यहां बैठे हैं, आशीर्वाद है भगवान का, ऐसा नहीं। लेकिन 10 साल में जो सिरसा की इस पूरी बेल्ट की नौजवानों की हालत हुई, किसानों की हालत हुई, पहलवानों की हालत हुई, वो आप सबके सामने। चिट्टा जो कभी यहां सुनाई नहीं देता था 2014 से पहले, आज चिट्टे का एक तरह से कैंसर की तरह वो फैल रहा है। नौजवान नशे के लत में आ रहे हैं, उनको धकेला जा रहा है नशे। ये षड्यंत्र क्या है? इस देश की आने वाली नस्लों को तबाह करने का षड्यंत्र कोई देश का दुश्मन ही रच सकता है। कोई देश को चाहने वाला तो ऐसा काम नहीं कर सकता। न इनको हमारी नस्लों की चिंता, न इनको हमारी फसलों की चिंता, इनको किस चीज की चिंता है? सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता। मुझे याद है एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, यहीं का वीडियो था। एक बुजुर्ग, यहां 9.5 साल के मुख्यमंत्री खट्टर साहब के पास रोते रोते गए। उनका बेटा नशे का की वजह से मौत हो गई थी उसकी, और किस तरह से उसको अपमानित किया था मुख्यमंत्री ने उस वक्त के, वो मैं वीडियो भूल नहीं पाया। वो हम सबके दिमाग में है, दर्द देता है वो वीडियो। एक तो आप नशे को, और नशे में मुझे हमारे यहां के साथी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी शामिल हैं इस तरह के नशे के व्यापार में। बताइए, ये क्या देश के दुश्मन नहीं है तो क्या है? जो हमारी आने वाली पीढ़ी को तबाह कर रहे हैं वो दुश्मन ही है। पहलवानों के साथ क्या हुआ वो आपने देखा।
पूरा देश पहलवानों के साथ खड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पहलवानों को जिसने परेशान किया, प्रताड़ित किया, उसके साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी। 77 करोड़ का बजट हरियाणा को खेलों के लिए दिया गया, 426 करोड़ का बजट गुजरात को दिया खेलों में। बताइए गुजरात कितने मेडल लाया और हरियाणा कितने मेडल लाया? जब देश में हरियाणा से मेडल आते हैं तो पूरा देश खुशी में झूम उठता है। यह पहली बार हुआ कि मेडल नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी खुश हो गई। देखो मेडल नहीं मिला। ये किस तरह का माहौल है कि आप मेडल के हक की लड़ाई लड़ना चाहिए था आपको विदेश में खड़े होकर, नहीं लड़ी। उल्टा सोशल मीडिया पर ताने दिए गए कि देखो मेडल नहीं ला पाई। ये इन्होंने पहलवानों के साथ किया। कोविड चल रहा था, ऑक्सीजन के लिए हम और आप सब परेशान हो रहे थे। 750 किसान दिल्ली की सीमा पर जान गंवा बैठे, किसी ने सुध नहीं ली। ये तो शुक्र है कि चुनाव आते हैं तो मोदी जी ने आकर कहा कि मैं काले कानून वापस लेता हूं, लेकिन एक बात और कही थी कि शहीद का दर्जा देंगे उन किसानों के परिवारों, उन किसानों को। क्या हुआ उस शहीद के दर्जे? हम जब सरकार बनाएंगे हरियाणा में, ना केवल उन परिवारों को रोजगार के मौके मिलेंगे, उन किसानों को शहीद का दर्जा मिलेगा और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की लड़ाई हम केंद्र सरकार से, आप लोगों की मदद से लड़ेंगे। धोखा हुआ है। आपने टीवी पर आकर कहा, किसानों को कहा अपना आंदोलन वापस ले लीजिए, हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। 2 साल से ऊपर हो गया, कहां है वो कानून? और किसानों को आतंकवादी, अलगाववादी, क्या क्या नाम दिए। पहलवानों का अपमान, जवानों का अपमान, किसानों का अपमान। फिर किस मुंह से आप वोट मांगने आते हो, हम ये जानना चाहते हैं। हिम्मत कैसे होती है आपके यहां वोट मांगने? और अगर इतना अच्छा काम किया था आपने तो 9.5 साल के मुख्यमंत्री को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हटाना पड़ा? अब वो घूम रहे हैं पूरे देश में, मनोहर कहानियां सुना रहे हैं। उनकी मनोहर कहानियों को सुनने की इच्छा तो उनकी अपनी पार्टी की नहीं है। हरियाणा क्यों सुनेगा उनकी मनोहर कहानियां? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सबको लाइन में यहां खड़े होकर आप सबसे माफी मांगनी चाहिए। अग्निवीर लाए। जिस हरियाणा में साल में 5,000 लोग फौज में भर्ती होते थे, आज 225 लोग होते हैं साल में। यह किया इन्होंने अग्निवीर लाकर हरियाणा के साथ। तभी मैंने ये आपको मंत्रालयों के नाम बताए। इन तमाम मंत्रियों को आप बुलाइए हरियाणा के सामने, हरियाणा के किसान के सामने, हरियाणा के पहलवान के सामने, हरियाणा के जवान के सामने माफी मांगे देश से। 71 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो, यहीं का जवान सीमा पे जाकर अपनी जान देता है। तिरंगे में लपेटकर उसको लाया जाता है। उसके नाम से आप वोट मांगते हो, लेकिन उसके साथ कर क्या रहे हो आप? देश की सुरक्षा के साथ क्या कर रहे हो आप? ना आपको नौजवान के भविष्य की चिंता, न सेना की आगे की चिंता कि सेना मजबूत रहे, न हमारी सीमाओं की चिंता। आपको चिंता सिर्फ अपनी सत्ता की है। इसलिए जब भी यहां प्रधानमंत्री आए, पहली मांग उनसे आप करिएगा कि वोट तो आप अब 5-7 साल बाद आइएगा मांगने, अभी माफी मांग कर जाइए। हमारी 7 गारंटियां हमारे सब साथी लगातार आपसे साझा कर रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी की जुबान से निकले हुए शब्द पत्थर की लकीर होते। अगर उन्होंने कहा है गारंटी, तो गारंटी होती है। ये 7 गारंटियां लागू करके रहेंगे। लोग कहते हैं हमको कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि साहब बजट गड़बड़ा जाएगा, पैसा कहां से लाओगे? 1966 जब से हरियाणा बना से लेकर 2014 तक हरियाणा के ऊपर कर्जा 70,000 करोड़ का था। 66 से 2014 के बीच में 70,000 करोड़ का कर्जा था। 2014 से 24 के बीच में 4.25 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। आप सोचिए 10 साल में
4.25 लाख करोड़ कोई छोटी बात नहीं। 40 साल में 70,000 करोड़ और 10 साल में 4.25 लाख करोड़, लेकिन कहीं रोजगार होता हुआ नहीं दिख रहा। वो पैसा कहां गया, हम ये जानना चाहते। 100 गज के प्लॉटों की योजना जो कांग्रेस लाई थी, आपने वो खत्म कर दी। जो काम यहां कांग्रेस करके गई, उसके बाद आपने एक ईंट और उन कामों पर नहीं लगाई, सिर्फ उनका श्रेय लिया, उसका क्रेडिट लिया। लंबी बात कर सकते हैं, इनके 10 साल के कुशासन पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा रहा है। इसलिए ध्यान बटा रहे हैं मीडिया का, विपक्ष का, वोटर का, सबका ध्यान बटा रहे हैं अनर्गल बातें करके, फालतू के विवाद पैदा करके, जहां विवाद नहीं है वहां विवाद पैदा करके ये ध्यान बटाने की साजिश रची जा रही है। ध्यान मत बटने दीजिएगा, ना अपना, ना हमारा, न इस हरियाणा के वोटर का, क्योंकि ध्यान से वोट देना जरूरी है। मुझे मालूम है गुस्सा बहुत है आप सबके मन में, और गुस्सा जायज है आप सबका। जब बटन दबेगा वो इतनी तेजी से दबने वाला है कि कहीं मशीन न टूट जाए, इतना ज्यादा गुस्सा है।